चलिए बेटा, लास्ट सेशन में हमने 15 एमसीक्यू डिस्कस करे थे बजटरी कंट्रोल के। उसके आगे से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने पहला एमसीक्यू आ रहा है बेटा यहाँ पे, द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बस्टिंग प्रोसीजर एटसेट्रा इज नोन एज। तो बेटा आपको मैंने बताया हुआ है, बस्टिंग प्रोसीजर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यूज होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, बजट मैनुअल बोलते हैं। आप सिंपली आप याद रखना बेटा, बजटरी कंट्रोल चैप्टर के अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट यूज करेंगे बेटा उस डॉक्यूमेंट का नाम है बजट मैनुअल। इस चैप्टर के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है बेटा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम याद कर लेना बेटा, क्या है, बजट मैनुअल है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एमसीक्यू नंबर 17, कह रहा है रिवीजन ऑफ बजट इज अननेसेसरी, कैन नॉट डिटरमाइन नेसेसरी और इनएडिक्वेट डाटा। तो चलो बेटा ये क्या है जरा ध्यान से समझना। बेटा ये कंपनी है हमारी, ये कंपनी है मान लो एबीसी लिमिटेड। ये बेटा हमारी एबीसी लिमिटेड है, और आज मान लेते हैं बेटा, आज मान लेते हैं जो डेट है ना, वो डेट है बेटा 15 मार्च। 15 मार्च है, और अब बेटा थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद एक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। बेटा आप जानते हो हमारी इंडिया में क्या होता है, एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब तक चलता है बच्चों, 31 मार्च तक। तो ये कंपनी का क्या है बेटा, न्यू फाइनेंशियल ईयर है। ये कंपनी का न्यू फाइनेंशियल ईयर है बेटा। अब आप मुझे बताओ बेटा, आज 15 मार्च है, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये एबीसी लिमिटेड इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए बेटा बजट बनाएगी या नहीं बनाएगी? सर बनाएगी, बोलो बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी। अब ये बजट बना रही है बेटा कि इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में, इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में इसने ऑब्जेक्टिव सेट करा, इसने ऑब्जेक्टिव सेट करा बेटा कि ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना यूनिट बनाकर बाजार में बेचेगी, 10,000 यूनिट्स। इसने ऑब्जेक्टिव सेट करा कि ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोड्यूस करेगी, 10,000 यूनिट। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेटा हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं बेटा हम, पॉलिसी। कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि बेटा 2500 यूनिट हर क्वार्टर में कंपनी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। 2500 यूनिट इन ईच क्वार्टर, 2500 यूनिट इन ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, 2500 2500 2500 2500 यूनिट, जिससे 4 क्वार्टर में कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था 10,000 यूनिट वो अचीव हो जाए। अब कंपनी ने यहां पे पॉलिसी बना दी कि हम हर क्वार्टर में 2500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब आप मुझे बताओ बेटा, जब पहला क्वार्टर एंड होगा, जब फर्स्ट क्वार्टर का एंड होगा, तो कंपनी क्या चेकआउट करेगी या नहीं करेगी कि जो उसने पॉलिसी बनाई थी 2500 यूनिट की, ये 2500 यूनिट अचीव हुई या फिर नहीं हुई? बोलो चेक करेगी या नहीं करेगी? सर चेक तो करेगी। अब जब कंपनी चेक करेगी ना, तो बेटा 2 ही आउटकम आएंगे, 2 ही रिजल्ट आएंगे। या तो ये 2500 यूनिट अचीव हो गया होगा, या ये 2500 यूनिट अचीव नहीं हुआ होगा। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर 2500 यूनिट अचीव हो गया तो कंपनी के लिए तो बेटा वेल एंड गुड है। ऑन दी अदर हैंड अगर 2500 यूनिट अचीव नहीं हुआ तो फिर कंपनी क्या करेगी बेटा, रीजन ढूंढेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, एक्चुअल में मान लो प्रोड्यूस हुआ बेटा 2200 यूनिट, पॉलिसी बनाई थी कि कंपनी प्रोड्यूस कितना करेगी, 2500 यूनिट 1 क्वार्टर में, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जाकर देखा तो एक्चुअल में 2500 की जगह कितना बना, 2200 यूनिट। तो यहां पे ये जो 300 यूनिट का
डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के लिए कंपनी क्या करेगी बेटा, रीजन ढूंढेगी, रीजन ढूंढेगी कि आखिरकार आखिरकार बेटा कि ये 300 यूनिट कम क्यों बनी है, आखिरकार ये 300 यूनिट कम क्यों बनी, इसके लिए रीजन ढूंढेगी। और उस रीजन को फाइंड आउट करने के बाद क्या करेगी, अपने बजट को रिवाइज करेगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को पता लग गया कि हमने यहां पर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय लगा रखे हैं ना, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है, हमारे को नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए बेटा कितने, 10। लेकिन एग्जिस्टिंग में मान लो है कितने, 8। तो कंपनी ने जब बजट बनाया था ना, जब कंपनी ने अपनी पॉलिसी एंड बजट बनाया था, तो उसमें उसने 8 वर्कर को सोचा था कि 8 वर्कर से 2500 यूनिट बन जाएगा। लेकिन रियलिटी जब सामने निकल कर आई तो पता लगा 8 वर्कर से 2500 यूनिट बनवाना इम्पॉसिबल है। कंपनी को कितने वर्कर चाहिए, 10 वर्कर। तो पहले जो बजट बनाया था कि 8 वर्कर से 2500 यूनिट प्रोड्यूस होगा, अब आप बताओ बेटा उस बजट को रिवाइज करके 10 वर्कर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलो। पहले वाला बजट जो कह रहा है 8 वर्कर से 2500 यूनिट बनेगी, उसमें चेंज, उसमें रिवीजन, उसको रिवाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे यही हमसे पूछ रहा है कि जो बजट का रिवीजन है बेटा, बजट का रिवीजन करना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है बेटा। अगर हम बजट का रिवीजन नहीं करेंगे तो अगली बार भी, नेक्स्ट टाइम भी हमारा जो पॉलिसी था 2500 यूनिट वो अचीव नहीं होगा। तो अपनी पॉलिसी को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम हम अपने बजट में क्या करते हैं बेटा, रिवीजन करते हैं। याद करो बेटा, ये सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी अपने बजटरी कंट्रोल के पहले लेक्चर में, जहां पे मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया था, वहां पर करा था या नहीं करा था, बोलो बच्चों, बिल्कुल करा था। यही एग्जाम्पल भी लिया था बेटा मैंने, देखो बहुत सारे बच्चों को तो याद भी आ गया। चलिए बेटा अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बजट, बेटा इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म बजट है, मास्टर बजट। अब बेटा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मास्टर बजट क्या होता है बेटा, ये समरी है, ये समरी है किसका, ऑल फंक्शनल बजट का, ये समरी है ऑल फंक्शनल बजट। और फंक्शनल बजट क्या था बेटा, कंपनी हर एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए जो बजट बनाती है वो क्या होता है, फंक्शनल बजट। और मैंने फंक्शन बताए थे बेटा, परचेज करना फंक्शन है, प्रोडक्शन करना फंक्शन है, सेल करना फंक्शन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना फंक्शन है। तो बेटा ये सारे क्या है, हमारे फंक्शनल बजट है। तो बेटा जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचो, हमारा जो बेटा प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट, सेल्स बजट, ये जितने भी फंक्शनल बजट है बेटा, ये हम बनाते हैं 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए। ये हम बनाते हैं बेटा 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए। तो बेटा जब सारे फंक्शनल बजट 1 साल या उससे कम है, तो मास्टर बजट क्या 1 साल से ज्यादा होगा, क्या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, सर ये तो नहीं हो सकता। प्रोडक्शन बजट अभी बताया बेटा, प्रोडक्शन बजट भी क्या होता है, फंक्शनल बजट का पार्ट है, और फंक्शनल बजट 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए बनते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, बेटा फ्लेक्सिबल बजट भी हमने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखाया था, फ्लेक्सिबल बजट भी 1 साल या उससे कम के लिए बनते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन बेटा ये जो बजट है कैपिटल बजट लास्ट सेशन में भी समझा रहा था बेटा कि कंपनी किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रही है, वो बेटा प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, मान लो बेटा 7 से 10 साल है, तो 7 से 10 साल जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है कंपनी, उसकी लाइफ है 7 से 10 साल। तो बेटा ये जो हम कैपिटल का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा
तब तक हमारा कैपिटल उस प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, इन्वेस्ट में रहेगा बेटा, इन्वेस्टेड रहेगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो कैपिटल बजट है ये क्या है, लॉन्ग टर्म बजट है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बजट है। तो इसका आंसर है बेटा कैपिटल बजट। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने आ रहा है बेटा, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर इज नॉर्मली। बेटा ये वर्ड याद आ रहे हैं, बोलो। लास्ट सेशन में भी बेटा मैंने बताया था प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब होता है बेटा की फैक्टर, और की फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जो हमारे पास क्या है बेटा, शॉर्ट सप्लाई में है, हमारे पास लिमिटेड है बेटा। की फैक्टर मींस अ फैक्टर विच आर इन शॉर्ट सप्लाई और इन लिमिटेड। एक ऐसा फैक्टर जो हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में है या फिर हमारे पास क्या है बेटा, लिमिटेड है, उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, की फैक्टर बोलेंगे, और या फिर दूसरा नाम प्रिंसिपल बजट फैक्टर। ये कह रहा है कि बेटा कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर है, एक बेटा कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर है। मान लो बेटा मैं हूं कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर, मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बेटा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मैं क्या करता हूं, कंज्यूमर गुड्स बनाता हूं, कंज्यूमर गुड्स बनाता हूं बेटा। कंज्यूमर गुड्स की मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो मैं कौन हूं, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर। अब बेटा मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोली हुई है, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, प्रोडक्शन करवाता हूं। तो बेटा मेरी कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल, लेबर, मैन पावर, मशीन, किसी चीज की कमी नहीं होगी। बताओ बेटा किसी कंपनी में क्या मटेरियल की, लेबर की कमी होती है, नहीं। लेकिन बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके पास सारे रिसोर्सेज है प्रोडक्शन करने के, वो चाहे जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कंपनी सेल्स डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती। तो हर एक प्रोडक्शन कंपनी के अंदर बेटा, हर एक प्रोडक्शन कंपनी के अंदर मेनली की फैक्टर क्या होता है बेटा, मेनली प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है बेटा, सेल्स डिमांड। क्योंकि ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है बेटा, सेल्स डिमांड बाजार में कितनी होगी ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन करना तो कंपनी के कंट्रोल में है। कंपनी के पास आप जानते हो बेटा फंड की कोई कमी नहीं होती, पैसे की कोई कमी नहीं होती, कंपनी जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट कौन लगाता है बेटा, कौन लगाता है, सेल्स डिमांड बेटा। अगर डिमांड जितनी है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन को लिमिट किसने कर दिया, प्रोडक्शन पे लिमिट किसने लगा दी, सेल्स ने बेटा। तो हमारे पास सेल्स लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन चाहकर भी बढ़ा नहीं सकते। तो हमारे पास जो की फैक्टर है बेटा वो क्या होगा, सेल्स डिमांड होगा। क्या होगा बेटा, सेल्स डिमांड, जिसका दूसरा नाम है बेटा मार्केट डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ डिमांड बेटा, कि बाजार में हमारे प्रोडक्ट का क्या है, डिमांड ही कम है बेटा, लैक ऑफ डिमांड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये कह रहा है इन अ सिस्टम वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज आर रिवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज फॉर्मुलेटेड। ध्यान से बेटा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सभी एक्टिविटी को हम दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं, ईच टाइम इज बजट इज फॉर्मुलेटेड। जब भी बजट हम बनाते हैं हर एक एक्टिविटी को बेटा दोबारा से इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड स्टार्ट होती है विद द अजम्पशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड। बेटा ये क्या है हमारा, परफॉर्मेंस बस्टिंग है, प्रोग्राम बस्टिंग है, फ्लेक्सिबल बस्टिंग या जीरो बेस बस्टिंग। तो याद करो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जीरो बेस बजट के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से इवैल्यूएशन करते हैं। हम दोबारा से क्या करते हैं, पहले हम सेल्स डिमांड पता लगाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करती है, सर्वे करती है बेटा। कंपनी पहले सर्वे कराती है, सर्वे से डिमांड एनालिसिस करके पता लगाती है कि सेल्स डिमांड कितनी है, और सेल्स डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करती है कि प्रोडक्शन कितना करना है।
अब उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पता लगाती है कि मटेरियल का कंजम्पशन कितना होगा, और कंजम्पशन के अकॉर्डिंग पता लगाती है कि हमें मटेरियल परचेस कितना करना पड़ेगा। तो बेटा कंपनी जीरो बेस बजटिंग के अंदर हर एक एक्टिविटी का क्या करती है, स्टार्टिंग से इनिशियल लेवल से दोबारा से कैलकुलेशन इवैल्यूएशन करती है बेटा। तो बेटा यहां पे ये जो हमसे पूछ रहा है कि सारी एक्टिविटी का रिवैल्यूएशन हर एक टाइम बजट के अंदर किया जाता है, वो कौन सा बजट है, तो उसका आंसर है बेटा जीरो बेस बजटिंग। उसका आंसर है बेटा जीरो बेस बजटिंग। इसके बाद बेटा हमारे सामने एक नेक्स्ट एमसीक्यू आया जो है कह रहा है बेटा प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द सेल्स बजट। लो बेटा क्या प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट से पहले बनता है या सेल्स बजट के बाद में बनता है? बताओ प्यारे बच्चों। सर सेल्स बजट के बाद में बनता है। तो बेटा यहां पर ये कह रहा है कि प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द सेल्स बजट, जबकि रियलिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेल्स बजट, सेल्स बजट के बाद बनता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है बेटा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो बेटा यहां पे, बजट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। क्या बजट बेटा हम हमेशा 1 साल के लिए बनाते हैं? फॉल्स बेटा। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी अपनी रेगुलर क्लास के अंदर कि हम बजट चाहें तो बेटा अगले 1 घंटे का भी बना सकते हैं, 1 दिन का भी बना सकते हैं, 1 वीक का, 1 महीने का, 1 क्वार्टर का, हाफ ईयर का, फुल ईयर का, जितना मन करे उतने पीरियड का हम क्या कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं। इवन हम मोर देन 1 ईयर का भी बजट बना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बनाती है बेटा 5 ईयर प्लान, तो वो भी क्या है बेटा 5 ईयर प्लान, 5 ईयर बजट ही है। तो यहां पर बेटा बजट हमेशा 1 साल के लिए बनेगा, ये कहना बिल्कुल ही गलत है बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है हमारी। कोई दिक्कत परेशानी बताइए बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए बेटा, कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर वन ऑफ अ शॉर्ट टर्म सरप्लस। लो बेटा एक कंपनी है बेटा, उसके पास क्या आ गया, शॉर्ट टर्म सरप्लस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच अ सिचुएशन। अगर किसी कंपनी के पास बेटा शॉर्ट टर्म सरप्लस आ गया, कुछ कैश सरप्लस आ गया, तो बेटा उस सरप्लस को वो कहां यूज करें? तो यहां पर बेटा जरा समझो, वर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म सरप्लस। बेटा कंपनी का शॉर्ट टर्म सरप्लस कैसे आएगा? सर शॉर्ट टर्म एसेट्स में से, शॉर्ट टर्म एसेट्स में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म एसेट्स में से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, शॉर्ट टर्म सरप्लस आ जाएगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म सरप्लस आ गया बेटा, या इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि कंपनी के पास जितना भी शॉर्ट टर्म कलेक्शन आ रहा है उसमें से शॉर्ट टर्म का पेमेंट करने के बाद जो बच गया वो क्या है, शॉर्ट टर्म सरप्लस है। तो कंपनी के पास जो कलेक्शन आ रहा है बेटा, कलेक्शन आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश क्या होता है, कंपनी की एसेट्स होती है, इसलिए मैंने यहां एसेट्स लिख दिया है। आप चाहो तो एसेट्स की जगह शॉर्ट टर्म बेटा कलेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म कलेक्शन में से शॉर्ट टर्म पेमेंट कर दो बेटा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, और उसके बाद अगर कुछ शॉर्ट टर्म फंड बच गया वो क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, सॉरी शॉर्ट टर्म सरप्लस है। और बेटा ये शॉर्ट टर्म जो हमारे पास सरप्लस बचा है इसका हम यूज करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बेटा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर याद रखना ये जो शॉर्ट टर्म सरप्लस है ना बेटा, ये यूज किया जाएगा किसके लिए, किसके लिए बेटा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए। इसका हम फर्स्ट यूटिलाइज करते हैं बेटा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि आप देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मैंने शॉर्ट टर्म कलेक्शन में से क्या माइनस करा था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो मेरे पास सरप्लस आ गया,
लेकिन बाद में पता लगा कि कोई लाइबिलिटी यहां पर पे करनी रह गई है, कोई लाइबिलिटी यहां पे पे करनी रह गई है। तो पहला काम है बेटा इस सरप्लस में से, इस सरप्लस में से उस लाइबिलिटी को क्या करूं, पे कर दूं। तो यहां पे मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट करना। तो पहले मैं चेक करता हूं क्या हमारा यहां पे कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बचा है या फिर नहीं बचा है। तो बेटा यहां पे परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, ये तो परचेज की बात कर रहा है, लाइबिलिटी नहीं है। रीपे लॉन्ग टर्म लोन, ओहो ये शॉर्ट टर्म नहीं है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट बेटा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट करना। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो बेटा हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लास्ट वाला बेटा पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑब्टेन अ कैश डिस्काउंट। बेटा क्रेडिटर को पे करना हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या नहीं है, बोलो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या नहीं है, सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो बेटा हमारा आंसर निकल के यहां पर आ गया। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले हम क्या करें, सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का पेमेंट कर दें। तो यहां पे हमारे को बेटा एक ऑप्शन मिल गया, पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑब्टेन अ कैश डिस्काउंट। तो बेटा यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑब्टेन अ कैश डिस्काउंट। बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही है, ये एमसीक्यू आपको समझ में आ रहा है बेटा, बताइए कोई दिक्कत परेशानी इसमें। आइए बेटा, द प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा प्रिंसिपल फैक्टर अभी बताया था की फैक्टर होता है, और की फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जो हमारे पास लिमिटेड है, शॉर्ट सप्लाई में है बेटा। अब आप बताओ बेटा, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो बेटा मैं प्रोडक्शन की प्लानिंग करते समय स्टार्ट कहां से करूंगा, रॉ मटेरियल से। क्योंकि जितना रॉ मटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग ही तो मैं प्लान करूंगा कि मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं। बोलो क्या गलत कह रहा हूं, बोलो। नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमारे पास बेटा रॉ मटेरियल लिमिटेड पड़ा हुआ है तो उसी रॉ मटेरियल को कंसीडर करने के बाद ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बजट बनाएंगे कि हम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। तो यानी अगर हमारे पास बेटा कोई भी लिमिटेड फैक्टर है, कोई भी की फैक्टर है, तो वो हमारा क्या बनता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। क्योंकि उसी को कंसीडर करके ही हम क्या करते हैं, बजट बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो बेटा इसी रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैं प्रोड्यूस कितना कर सकता हूं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, जो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जितना है उसी को ध्यान में रखकर क्या करा, कंसीडर करा कि कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बेटा हमारे कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर कोई भी की फैक्टर है तो बेटा उसी से ही हमारा क्या होगा, बजट बनाना स्टार्ट होगा। उसी को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा बजट के अंदर। तो ये कह रहा है बेटा द प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट। बोलो बेटा की फैक्टर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट, बिल्कुल है। यही तो बेटा अभी समझा रहा था कि अगर मटेरियल लिमिटेड है तो मटेरियल के अकॉर्डिंग सेट होगा प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। देन जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन से डिसाइड होगा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, और कंजम्पशन से डिसाइड होगा कितना मटेरियल परचेज होगा। तो बेटा यहाँ पे जो वेरियस बजट हम बना रहे हैं वो स्टार्ट कहां से हुए, वो स्टार्ट कहां से हुए बेटा, हमारे की फैक्टर से स्टार्ट हुए। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, व्हेन अ मैनेजर इज कंसर्न विद मॉनिटरिंग टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट कंडीशन अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एन अकाउंटेंट शुड नॉर्मली रिकमेंड। रुको बेटा दोबारा पढ़ो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट। व्हेन अ मैनेजर इज कंसर्न विद मॉनिटरिंग, बेटा मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होती है,
चलो इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं बेटा। मॉनिटरिंग क्या कर रहा है वो? टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट, जो किस पर कंडीशन है बेटा? लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब ये मॉनिटरिंग बेटा लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के बेस के ऊपर कैसे होती है बेटा? मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग कैसी होती है बेटा? तो जरा उसको ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैनेजर करता क्या है? मैनेजर 60% कैपेसिटी पे, 70% कैपेसिटी पे, 80%, 90% यानी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के ऊपर क्या करता है? सेल का एस्टिमेशन लगाता है। यानी सेल का एस्टिमेशन लगाता है मींस क्या करता है? बजट बनाता है। फिर वो कॉस्ट का बजट बनाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन लगाता है कि 60% पे कितना होगा, 70 पे कितना, 80 पे कितना, 90 पे कितना, और देन वो प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगाता है कि प्रॉफिट 60%, 70, 80, 90% कैपेसिटी पर कितना कितना होगा। देन ये तो बात हो गई बेटा किसकी? ये बात हो गई बजट की, क्योंकि यहां पर वो क्या कर रहा था? एस्टिमेशन लगा रहा है। एस्टिमेशन लगाना मींस बजट बनाना। तो मॉनिटरिंग के लिए पहला काम होता है कि बेटा मैनेजर क्या करे? मैनेजर क्या करे? पहले बजट बनाए। बेटा पहले बजट बनाएगा। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कंपेयरिंग करना। कंपेयर तभी कर पाओगे ना जब कोई हमारे पास बजट होगा, जब कोई हमारे पास बजट या स्टैंडर्ड होगा, जब ही तो कंपैरिजन होगा। तो पहले हमारा जो मैनेजर है वो क्या करता है बेटा? बजट बनाता है। देन फिर वो कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस 60% अगर है तो जो सोचा था सेल क्या वो अचीव हुआ? जो कॉस्ट सोचा था उतना ही लगा या उससे ज्यादा लगा? प्रॉफिट जो सोचा था अचीव हुआ या नहीं हुआ? देन वो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? बजट परफॉर्मेंस से। तो बेटा यहां से कंपैरिजन करना, यही कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? मॉनिटरिंग कहलाता है। यही कंपैरिजन करना क्या कहलाता है बेटा? मॉनिटरिंग कहलाता है बेटा। तो यहां पे वो क्या कर रहा है बेटा? एक बार तो वो बजट बनाएगा डिफरेंट 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 कैपेसिटीज के ऊपर, और देन वो एक्चुअल चेक करेगा कि एक्चुअल में कितना है, 60% अचीव हुआ है, 70% हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, और अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? मॉनिटर करता है कि सेल रिवेन्यू जो सोचा था अचीव हुआ या नहीं हुआ, कॉस्ट जितना सोचा था कहीं उससे ज्यादा तो नहीं लगा, प्रॉफिट जो सोचा वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो कंपैरिजन कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मॉनिटरिंग करना। तो ध्यान से देखो मॉनिटरिंग के अंदर वो क्या कर रहा है बेटा? एक तो वो बजट बना रहा है, और दूसरा ये जो हम एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ये कंपैरिजन का काम मैंने कहां सिखाया था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस का हम कंपैरिजन करते हैं बेटा किससे? बजट या फिर स्टैंडर्ड से। और देन क्या ढूंढते हैं बेटा? वेरिएंसेस, कि कहां पर कमियां रह गई या कहां पर हमने अच्छा कर लिया, वो वेरिएंस हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मॉनिटरिंग में भी मैनेजर यही कर रहा है, पहले बजट बनाता है, फिर एक्चुअल को कंपेयर करता है बजट से, और देखता है सेल्स जितना सोचा था उससे ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो फेवरेबल, कम है तो क्या है? एडवर्स। सेम कॉस्ट, ज्यादा लगा तो एडवर्स, कम लगा तो फेवरेबल। प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट अगर बजट प्रॉफिट से ज्यादा है तो फेवरेबल, कम है तो एडवर्स। तो यहां पे मैनेजर क्या कर रहा है? बजटरी कंट्रोल और साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो बस यही देखो क्या लिखा हुआ आगे। एन अकाउंटेंट शुड नॉर्मली रिकमेंड, किसको रिकमेंड करेगा? यहां पर फ्लेक्सिबल बजटिंग भी हो रही है, क्योंकि एक से ज्यादा कैपेसिटी लेवल के ऊपर बजट बनाओगे तो वो कौन सा बजट होता है? फ्लेक्सिबल बजटिंग। और साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी अप्लाई हो रही है। तो इसका आंसर है बेटा यस, यस। इसका आंसर आ गया बेटा यस एंड अगेन यस। बोलो इस एमसीक्यू में कोई दिक्कत परेशानी बताइए बेटा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू में बेटा। इन अ सिस्टम whereby all activity are revalued each time a budget is formulated and start with the assumption that requirement of fund does not exist is called as,
बेटा ये ऑलरेडी अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होगा, जीरो बेस बजटिंग। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, इसका आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं बेटा हम। द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। बेटा हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को कहां पे सिग्निफिकेंस देते हैं, कैश बजट में, मास्टर बजट में, फ्लेक्सिबल बजट या कैपिटल बजट। तो याद करो बेटा, रेगुलर क्लासेस के अंदर मैंने जब आपको फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पर हम बेटा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इवन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी बाइफरकेट कर रहे थे, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। तो बेटा हम फ्लेक्सिबल बजट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को क्या करते हैं बेटा, स्पेशल सिग्निफिकेंस देते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या है, फ्लेक्सिबल बजट है। राइट आंसर क्या है बेटा इसका, फ्लेक्सिबल बजट। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। बेटा समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट अभी बताया था क्या, मास्टर बजट। तो इसका आंसर तो बेटा आपको आता ही था, कितने खुश हो गए देखो आप सभी। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉन एज। लो बेटा फिर से बता रहा है, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट कौन बताता है बेटा, कौन बताएगा, सर मास्टर बजट बताएगा। तो लो बेटा इसका भी आंसर है हमारा मास्टर बजट। फिर वो कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। बेटा इनमें से कौन सा मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं है। तो बेटा मास्टर बजट क्या है, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। तो सारे फंक्शनल बजट क्या है, मास्टर बजट के एलिमेंट हैं। और फंक्शनल बजट आपको पता है, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब क्या है, फंक्शनल बजट है। तो ध्यान से बेटा, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा एक इंडिविजुअल फंक्शन कंपनी का है या नहीं है, इंडिविजुअल फंक्शन है। और इंडिविजुअल फंक्शन के लिए जो भी बजट बनेगा वो क्या होगा, फंक्शनल बजट होगा। और फंक्शनल बजट क्या होता है बेटा, मास्टर बजट का एलिमेंट है। तो ये तो बेटा एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट बन गया। प्रोडक्शन शेड्यूल को छोड़ते हैं अभी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंडिविजुअल एक्शन है या नहीं है, बोलो इंडिविजुअल फंक्शन है या नहीं है, सर इंडिविजुअल फंक्शन है। अगर इंडिविजुअल फंक्शन है तो बेटा इसके लिए भी बनेगा हमारा क्या, क्या बनेगा बेटा हमारा, जल्दी जल्दी बताओ। सर इसके लिए भी बनेगा फंक्शनल बजट, इसके लिए भी बनेगा हमारा फंक्शनल बजट। तो ये अगर फंक्शनल बजट का पार्ट है तो ये भी एलिमेंट बनेगा। बेटा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। बेटा मास्टर बजट क्या है, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट। अब जरा ध्यान से ही देखो बेटा, क्या ये जो लिखा है प्रोडक्शन शेड्यूल, क्या ये प्रोडक्शन शेड्यूल हमारा फंक्शनल बजट है? नहीं सर, इसके तो नाम में ही बजट नहीं लिखा हुआ, ये तो बजट है ही नहीं, ये तो बजट है ही नहीं। बेटा प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, बेटा हमने प्रोडक्शन बजट बनाया कि हम कमिंग मंथ में 10,000 यूनिट बनाएंगे। अब बेटा ये 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कैसे होगी, उसके लिए जो हम पॉलिसी बनाते हैं ना, उस पॉलिसी को ही बोला जाता है प्रोडक्शन शेड्यूल। तो बेटा पॉलिसी बनाना, प्रोडक्शन शेड्यूल की प्रोडक्शन जो 10,000 यूनिट सेट करा है वो कैसे अचीव होगा, वो हमारा बजट नहीं होता। अगर वो बजट नहीं है तो बेटा, अगर वो बजट नहीं है तो इट मींस वो फंक्शनल बजट भी नहीं है, क्योंकि वो तो बजट ही नहीं है, कोई भी बजट नहीं है, इवन फंक्शनल बजट भी नहीं है। और अगर फंक्शनल बजट नहीं है तो मास्टर बजट का एलिमेंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि मास्टर बजट के अंदर क्या आता है बेटा, क्या आता है, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, सारे फंक्शनल बजट का समरी। तो इसका मतलब यहां पे जो फंक्शनल बजट नहीं है वो मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं होगा,
और प्रोडक्शन शेड्यूल हमारा फंक्शनल बजट नहीं है। फंक्शनल बजट छोड़ो, ये तो बेटा कोई भी बजट ही नहीं है, तो बेटा ये हमारे मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों प्रोडक्शन शेड्यूल। इसका आंसर है बेटा प्रोडक्शन शेड्यूल। कोई दिक्कत परेशानी? आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ लॉन्ग टर्म बजट। बेटा लॉन्ग टर्म बजट कौन सा है? सेल्स बजट। बेटा इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए, क्या कहीं पर भी हमने सेल्स बजट एक साल से ज्यादा के लिए बनाया है? नहीं सर। तो ये तो बेटा लॉन्ग टर्म ना हो के क्या है, शॉर्ट टर्म है। कैश बजट के इतने सारे क्वेश्चन कराए, वहां भी देखा होगा एक साल या उससे कम का ही बनता है, एक साल से ज्यादा का नहीं है, तो ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ये भी बेटा कंपनी नॉर्मली एक साल या उससे कम पीरियड के लिए बनाती है, 1 ईयर और लेस देन होता है बेटा, तो ये भी क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट ये क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म बजट है। अभी बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया था कि कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है तो बेटा प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है ना वो 5 से 10 साल होती है। तो अगर कंपनी ने पैसा लगा दिया तो वो पैसा कंपनी को वापसी कब मिलेगा, 5 साल से 10 साल के बाद, यानी जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होगी तब मिलेगा। और लाइफ है 5 से 10 साल, तो 5 से 10 साल के बाद पैसा आएगा। तो बेटा 5 से 10 साल के लिए कंपनी क्या करती है, प्लानिंग करती है कि इस प्रोजेक्ट में कहां कहां पर कितना कितना किस समय पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो ऐसा बजट जो एक साल से ज्यादा के लिए बनाया जाता है वो क्या है बेटा, हमारा लॉन्ग टर्म बजट है। तो बेटा इसका राइट आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कोई दिक्कत परेशानी? अब कह रहा है बेटा डैश लीड टू बजटिंग एंड बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल। कहता है हमारे को बेटा डैश लीड टू बजटिंग, बजटिंग की तरफ कौन लेके जाता है? सर एस्टिमेशन। हम जो एस्टिमेशन लगाते हैं, हम जो फोरकास्टिंग करते हैं वो क्या है बेटा, बजटिंग है। तो आप यहां पे लिख सकते हो फोरकास्टिंग और या फिर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग लीड्स टू बजटिंग एंड बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल। क्योंकि बेटा जरा ध्यान से याद करो, मैंने रेगुलर क्लास में बताया था अगर हमने बजट बनाया है तो बेटा हमें अपने बजट को चेक करना पड़ेगा कि हमने जो बजट में पॉलिसी सेट करी थी हर क्वार्टर में 2500 यूनिट बनाएंगे, तो हमें हर क्वार्टर के एंड पे चेक करना पड़ेगा कि 2500 अचीव हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉलिसी थी 2500 यूनिट की और जो ऑब्जेक्टिव था 10,000 यूनिट का वो अचीव नहीं होगा। तो बेटा अगर हम बजट बनाते हैं तो बजटरी कंट्रोल तो उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, नेसेसरी होता है। तो बेटा अगर हमारे को बजट हमने बनाया, बजट क्या है, एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन से क्या बनता है, बजट, और बजट से क्या आता है बेटा, बजटरी कंट्रोल। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अ स्टेप इन। बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी का कहां पे रिकॉर्ड करते हो, बजटरी कंट्रोल के अंदर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बजट में क्या बताया था कि कंपनी बजट सेट कर रही है अगले साल का कि 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होगा, इसके लिए कंपनी पॉलिसी बनाती है। वो पॉलिसी बना रही है कि हर क्वार्टर में 2500 यूनिट अचीव करेंगे। तो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा 10,000 का। इस 10,000 को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई कि 2500 यूनिट हर क्वार्टर में प्रोड्यूस होगा। अब बेटा ये तो बन गया बजट, और इसके बाद कंपनी हर क्वार्टर में क्या करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करती है कि जो 2500 यूनिट सोचा था प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, और देन कंपेयर करती है। तो रिकॉर्डिंग और कंपेयरिंग करना क्या है, बजटरी कंट्रोल है। तो बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां होती है, बजटरी कंट्रोल के अंदर होती है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा। The cost per unit of a product manufactured in a factory of Boat Limited amounts to rupee 150, 80% variable when production is 10,000 यूनिट। कहता है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा 10,000 यूनिट का, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आता है 150 रुपए और 80% क्या है, वेरिएबल है।
इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। लो बेटा, ये कह रहा है बेटा अभी हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 10,000 यूनिट हम बना रहे हैं, और हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है बेटा, कॉस्ट पर यूनिट है वो है 150 रुपए, और इसमें वेरिएबल है बेटा 80% और हमारा फिक्स्ड है बेटा 20%। तो अगर हम वेरिएबल निकालेंगे तो ये आएगा 120 और ये आएगा बेटा 30 रुपए। 150 का 20% 30 रुपीज। अब बेटा ये पर यूनिट है तो इसका बाइफर्केशन भी पर यूनिट होगा, और आपको पता है अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में गिवन है तो हम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा उस नंबर ऑफ यूनिट से जिसके ऊपर पर यूनिट हमारा क्या होता है, बेस होता है। और यहां पर बेटा ये जो कॉस्ट है 150 रुपए वो बेस्ड है 10,000 यूनिट के ऊपर, और ये बाइफर्केशन है बेटा 150 रुपए का। तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब हमारी बेस्ड है किस पे, 10,000 यूनिट पे। तो अगर मैं पर यूनिट को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरा अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट निकल कर आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट है बेटा 3 लाख। अब हम यहां से निकालेंगे पहले बेटा टोटल कॉस्ट फॉर 12,500 यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 25% से प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो पहले 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, 25% से इंक्रीज करोगे तो ये आएगा बेटा 12,500। अब टोटल कॉस्ट में बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट हमारी कि बेटा कितनी रहेगी, 3 लाख, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है चाहे आप प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का करो, चाहे 12,500 का करो, चाहे 15,000 का करो, चाहे 5,000 का करो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट निकालो बेटा, 12,500 को आप मल्टीप्लाई करो बेटा 3 से, सॉरी 120 रुपए से। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा, 120 रुपए। तो 12,500 इंटू 120 ये आ रहा है बेटा 15 लाख रुपए। तो टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 15 और 3 कितनी, 18 लाख। अगर पर यूनिट निकालना है तो इस 18 लाख को 12,500 से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, और देखो पर यूनिट निकल के आ रहा है 144 रुपए। तो यहां से बेटा पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ गई 144। जरा आंसर चेक करिए बेटा, तो लीजिए बेटा इसका आंसर भी है कितना, 144। दैट इज आंसर है इसका बेटा ऑप्शन ए, ₹144। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो बेटा कोई दिक्कत परेशानी इसमें। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ डैश एंड डैश कॉस्ट। बेटा फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो आंसर है बेटा इसका वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। बेटा फ्लेक्सिबल बजट बनाते समय, जब हम रेगुलर क्लासेस के अंदर फ्लेक्सिबल बजट बना रहे थे तो बेटा मैंने आपको बार बार फोकस कराया था कि वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, फिक्स को अलग करते हैं, और फिर बाद में ऐड करके सेमी वेरिएबल की फॉर्म में दिखाते हैं। तो बेटा फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारा पूरा फोकस होता है कहां पर, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के ऊपर, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट के ऊपर। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत परेशानी।